आज राज्यसभा में पेश हो सकता है नारी शक्ति वंदन विधेयक। लोकसभा में कल 2/3 बहुमत से मंजूर हुआ 128वां संविधान संशोधन विधेयक। पक्ष में 454 जबकि विपक्ष में पड़े सिर्फ 2 वोट। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री ने कहा, विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और बढ़ेगी भागीदारी। लोकसभा में आज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने की सरकार की होगी कोशिश, जबकि राज्यसभा में रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस बिल। चंद्रयान 3 समेत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलताओं पर भी लोकसभा में होगी चर्चा। आज से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। हजारों एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों का करेंगे प्रदर्शन। खजुराहो में G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। आज से अवसंरचना एजेंडा की प्राथमिकताओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया ने जीता टॉस। भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला। फुटबॉल और सेलिंग में भी मैदान पर उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। संसद की नई इमारत में कार्यवाही 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई और पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस कानून को लागू करने के लिए अब राज्यसभा को भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर खुशी जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के ऐसे अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक देश हित में है और इससे महिलाओं की देश के विकास में भागीदारी बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये पहल थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये महिला आरक्षण संबंधित ये बिल आज आया है और भारी बहुमत के साथ ये पास हुआ है लोकसभा में। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा और मैं समझता हूँ संसदीय इतिहास में यह क्षण इस स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो बता रहे थे कि किस तरीके से जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है वो एक ऐतिहासिक, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक संदेश देगा आने वाले समय में, और राज्यसभा से भी ये बिल पास होगा और आने वाले समय में इसी संसद में महिला प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी निभाएंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की कई दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उसकी कार्य संस्कृति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनधन खाते का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 70% खाताधारक महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए गए हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाता है। अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के लिए 3 करोड़ मकान बनाए गए और 12 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। और वहीं कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ा कदम है, लेकिन उसकी ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए कहा गया कि विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि वो बीजेपी की ओर से संसद में 29% यानी 85 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं और मंत्री भी 29 ओबीसी वर्ग के हैं। 1358 में 365 बीजेपी के ओबीसी विधायक हैं, जो कि 27% है। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। और वहीं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस विधेयक के राज्यसभा से भी पास होने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बात की डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। आज का दिन भारतीय महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है? आज का दिन भारत के हर उस वर्ग के लिए उत्सव का दिन है जो मातृशक्ति को संवैधानिक तौर पर सशक्त होने देखना चाहता था। ये उत्सव का निश्चित रूप से उन महिलाओं के लिए भी दिन है जिन्होंने वर्षों से इस राजनीतिक संघर्ष को होते देखा। ये आभार वंदन का दिन है कि राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने करकमलों द्वारा इतिहास को रचा। संकल्प लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि इस नए भवन में इतिहास रचा जाएगा। उस संकल्प को साकार किया, सिद्धि तक पहुंचाया। आज लोकसभा में पहला पड़ाव पार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार और देश की बहनों का अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये हमारा बिल है, हम लेके आए थे, लेकिन वोटिंग के समय सोनिया गांधी जी उपस्थित भी नहीं। उनका बिल नहीं था, इसलिए शायद श्रीमती गांधी भी नहीं आई, क्योंकि तब तक पर्दाफाश हो चुका था कि बिल की सच्चाई क्या है। जो प्रस्ताव सोनिया गांधी जी ने दिया उसके हिसाब से तीसरा जो जनरल इलेक्शन होता उस प्रस्ताव के अनुसार दलित समाज, आदिवासी समाज या सामान्य समाज की महिलाएं भी चुनाव नहीं लड़ पाती रिजर्वेशन के माध्यम से। तो सोनिया गांधी जी ने एक ऐसा प्रस्ताव किया जिससे महिलाओं के साथ पक्षपात होता, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता। इसलिए मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर वर्ग की महिला के सम्मान की संवैधानिक संरक्षण इस बिल के माध्यम से की। कल राज्यसभा में पारित होकर देश में कानून बनेगा। उसके लिए पहले से और पुनः मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार
और बहनों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशली जो आगामी हमारी आने वाली बेटियों की पीढ़ी है जो कल की नेता बनेंगी, उनके लिए तो आज दिवाली से कम नहीं। लोकसभा में जैसा समर्थन मिला, उम्मीद है राज्यसभा में वैसा ही समर्थन मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, कह रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा से ये बिल पास हुआ है, एक ऐतिहासिक दिन है भारतीय महिलाओं के लिए, और उन्हें उम्मीद है कि जैसा समर्थन लोकसभा में मिला है वैसा ही समर्थन राज्यसभा में मिला है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पास होने को ऐतिहासिक कदम बताया है और उन्होंने इस विधेयक को पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच बताया है। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन, क्योंकि लोकसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं मोदी जी के नेतृत्व का, जो आज तक कोई साहस नहीं कर पाया था और प्रयास भी पहले वालों के अधूरे ही रहते थे। इस बार प्रयास ही नहीं, प्रयासों से सिद्धि की ओर ले जाने का काम भी हुआ है और 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़े, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा वोट मिले हैं। और नारी शक्ति को वंदन करने के लिए, महिला नेतृत्व विकास को बल देने के लिए जो बार बार नरेंद्र मोदी जी ने अन्य क्षेत्रों में काम किए, अब उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है, सफलता है, जिसके लिए मैं सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। वहीं पे मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए उनका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो बता रहे थे कि सभी दलों का इस बिल को लेकर समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि सोनिया गांधी जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय उपस्थित नहीं थी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। सरकार में मौजूद लोग और बीजेपी के नेताओं में भी इसकी खुशी देखते ही बनती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के महिलाओं को एक गिफ्ट लोकसभा में, वैसा ही विधानसभा में जो रिजर्वेशंस का गिफ्ट दिया गया है, महिला रिजर्वेशन बिल, मैं देश के महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। It's a historic day because the long pending issue, which was a burning issue for everybody, has finally been cleared by Lok Sabha. The People's House has cleared it, and now the major part is over. ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि 2014 से लगातार उनकी अनेक नीतियां ऐसी रही जो महिलाओं को सशक्त कराए भारत के अंदर। तो एक नया युग है, नए भारत की तैयारी है। ये जो बिल है ये वास्तव में मातृशक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का दिवस लेकर के आया है। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा से पास हो जाने के बाद से देश भर में महिलाओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पर खुशी जताई है। कई क्षेत्रों की दिग्गज महिलाएं संसद भवन पहुंची, जिससे वो इतिहास बनते देख सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की पहल के तहत लोकसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक का देश भर में स्वागत हो रहा है। समाज के सभी तबके की महिलाएं विधेयक का समर्थन कर रही हैं। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए संसद भवन पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की उत्साहित महिलाएं संसद पहुंची, तो वहीं गुजरात से भी बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाकर संसद भवन पहुंची। ये जो अनामत मिल रही है उससे हम लेडीज़ लोगों का, महिलाओं का, जो ग्रामीण महिला है वो भी आगे आएगी और ये 33% की रेस्क्यू रखा है अनामत का, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन आभार कर रहे हैं। और ये विधेयक जो है जो पास हुआ है आज, 2 वोट सिर्फ उनके विरोध में आए हैं
बाकी सब जो है उनके समर्थन में आए, ये भी बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसमें एक तो सशक्त महिलाएं जो हैं वो आगे आएं, और सिर्फ ये ना हो कि ये एक तरह से डमी चीज ना रह जाए कि जैसे पार्षद पति है या सरपंच पति है तो ये इस तरह से सांसद या जो भी हैं विधायक ये चीजें हो जाएं। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की कलाकार भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और शिबानी बेदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। अभिनेत्रियों ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर की। एक भारतीय होने के नाते, एक नारी होने के नाते बहुत ज़्यादा आशा है मेरे दिल में कि जिस बदलाव के लिए हम रुके थे वो आज आ चुका है और हमारा कल और भी बेहतरीन होगा। जैसे कि मुझे ये बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन हम आए हैं, हमें मौका मिला और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मैंने अंदर से देखा, हम पहले टीवी में देखते थे और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए औरतें और मेन को, जो कि अभी हो रहा है और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। आज जी वुमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे निकला है, उसकी बहुत बहुत खुशी है क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। राजनीति में हमारी महिलाएं जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें रिजर्वेशन मिले, हमारी बातें सुनी जाएं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी सारे एरियाज में गए, इनके आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर में गए, एंड टुडे इज ऑल्सो अ हिस्टोरिक डे बिकॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, विच आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट for women, their empowerment and the inclusion of women from all walks of life in the law-making process in this country. अब सबकी निगाहें नारी शक्ति वंदन विधेयक के संसद से और फिर राज्य के विधानसभा से पास होने पर है, जिससे इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही। आइए देखते हैं कितने उतार चढ़ाव भरा रहा महिला आरक्षण बिल का ये सफर। मैं भारतीय नारी हूँ। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं राजनीतिक दलों के वायदों, नारों, कार्यक्रमों और बहसों में भी हूँ। बस नहीं हूँ तो अपनी संख्या के मुताबिक उस संसद में जो देश की सर्वोच्च पंचायत है। मेरी दावेदारी पर राजनीतिक दलों ने बैठकों से लेकर सम्मेलन और समितियों तक का गठन किया। संसद में विधेयक भी पेश किया, लेकिन आधी आबादी के हाथ लगी तो बस वो निराशा जिसकी शुरुआत साल 1955 से हुई। इस साल सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 10% आरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया। ये एक शुरुआत भर थी, लेकिन इसने मेरी उम्मीदों को मानो पंख लगा दिए और लगा कि मुझे अपना हक मिल जाएगा। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या कुछ छिपा था, इसके रहस्यों का अंदाजा मेरे पास भी नहीं था। समय बीतता गया। 1970 के दशक में महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे को गति मिली। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने साल 1975 में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसने कहा कि देश लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी में विफल रहा है। इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। इस एक प्रयास ने मेरे अधिकारों को सशक्त बनाने का एक छोटा सा द्वार खोल दिया। 12 सितंबर 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 81वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई। इसका पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी ने समर्थन किया। हालांकि ओबीसी वर्ग के सांसदों ने विधेयक में बदलाव करने की मांग की। देवेगौड़ा की सरकार के गिरने के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए 2 सर्वदलीय बैठकें बुलाई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। 16 मई 1997 को जब विधेयक दोबारा पेश किया गया तो ओबीसी वर्ग के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया। 28 नवंबर 1997 को राजीव गांधी की हत्या की जांच वाले न्यायमूर्ति MC जैन आयोग की रिपोर्ट पर हंगामे के बीच कांग्रेस ने गुजरात सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लोकसभा भंग होने के साथ ही महिला आरक्षण विधेयक भी समाप्त हो गया।
देश में गठबंधन सरकारों के बनने का क्रम जारी था। देवेगौड़ा और गुजराल के सत्ता के जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। ममता बनर्जी और सुमित्रा महाजन जैसी सरीखी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की। 13 जुलाई 1998 को जैसे ही कानून मंत्री एम थम्बीदुरई महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पेश करने के लिए उठे, राजद सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने इसे छीन लिया और इसकी प्रतियां फाड़ दी। आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। IUML के GM बनातवाला और बसपा के इलियास आजमी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। वाजपेयी सरकार के दौरान पेश किए गए विधेयक का हाल भी पूर्व की ही तरह हुआ, क्योंकि अप्रैल 1999 में सरकार के एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद लोकसभा भंग हो गई। 1999 के चुनावों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटे और विधेयक को पेश किए जाने की मांग उठी। 23 दिसंबर 1999 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री राम जेठमलानी ने व्यवधानों के बीच महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का 85वां संशोधन विधेयक पेश किया। मुलायम यादव और राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह समेत कई सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध किया। विधेयक को 2002 में एक बार फिर सदन में लाया गया, लेकिन विधेयक परवान नहीं चढ़ सका। 2004 के चुनाव में एनडीए के सत्ता गंवाने के बाद बिल का हश्र भी पहले की ही तरह हुआ। 6 मई 2008 को यूपीए सरकार ने राज्यसभा में संविधान का 108वां संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात को रखा गया था, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित 1/3 सीटें भी शामिल थी। इसे कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय की स्थायी समिति को चर्चा के लिए भेज दिया गया। स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट दी और मनमोहन सिंह कैबिनेट ने 25 फरवरी 2010 को इसे मंजूरी दे दी। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में बिल पारित हुआ। हालांकि यूपीए और यहां तक कि कैबिनेट के भीतर मतभेदों के कारण विधेयक को कभी भी लोकसभा में नहीं लाया गया और ये निचले सदन के विघटन के साथ समाप्त हो गया। इस बीच मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसने सिफारिश की कि स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्री स्तरीय स्तरों और सरकार के सभी निर्णय लेने वाले निकायों पर महिलाओं के लिए सीटों का कम से कम 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हमेशा से संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। इस मुद्दे को पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी प्रमुखता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का ऐलान किया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में ये विधेयक पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का ऐलान किया गया। और वहीं संसद के विशेष सत्र के दौरान आज सरकार की कोशिश होगी कि कुछ अहम विधेयक पारित करा लिए जाएं। इसके लिए लोकसभा में आज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर चर्चा की जाएगी। बात करें राज्यसभा की तो यहाँ आज डाकघर विधेयक को पेश किया जाएगा, साथ ही इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पारित कराया जाएगा। इसके अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2023 सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही गृह, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, महिला, बाल, खेल विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। और उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करेंगी। ये ट्रेड शो आज से 25 सितंबर तक चलेगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 में उत्तर प्रदेश के 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश की शिल्प कलाओं के साथ ही नव उद्यमियों की मेधा से सृजित उत्पादों से दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंच बनाने का प्रयास होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शो परिसर में हॉल ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में यूपी के 12 शहरों की उत्कृष्ट शिल्प कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मौजूद हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के मजबूत आधार को भी इस ट्रेड शो के जरिए दुनिया भर के बायर्स के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से खजुराहो में शुरू होगी। इसमें भारत द्वारा आमंत्रित G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फोरम पिछली 3 IWUG बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 2 दिवसीय बैठकों के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। और एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। खेलों के उद्घाटन से पहले आज महिला क्रिकेट में भारत का सामना मलेशिया से हो रहा है। मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें पदक की दौड़ में हैं। आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 4 टीमों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को शीर्ष वरीयता मिली है और वे सीधे क्वार्टर फाइनल चरण से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।